अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक मरतबा फिर से वेलकम। आज हमारा टॉपिक है स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री क्या है, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पेपर में किस तरीके से आते हैं और उसके अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तमाम चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। कोशिश ये होगी कि इस लेक्चर और इसके बाद आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से आपको स्टोशियोमेट्री समझा सकूं। लेक्चर नंबर 13 का स्टार्ट ले रहे हैं और चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 1 चल रहा है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर हैं बेटा 8 चैप्टर्स हैं और अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1 और इसके अंदर जो 70 to 80% हमारा पोर्शन है, या ऐसा कह लें कि 90% जो इस चैप्टर का हिस्सा है वो बेस्ड कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थ्योरी में तो हम थोड़ा सा फास्ट मूव कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है न्यूमेरिकल्स की तो न्यूमेरिकल्स को हमें सॉल्व करना पड़ता है और उस वक्त तक सॉल्व करना पड़ता है जब तक तमाम स्टूडेंट्स को वो चीज़ क्लियर ना हो जाए। हेडिंग डालें अपने पास स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री भी बोलते हैं, स्टोशियोमेट्री भी बोलते हैं। जो आपको आसान लगे वो आप बोल लो, स्टोशियोमेट्री बोल लो, लेकिन इसका मतलब क्या है वो मतलब पता होना चाहिए। स्टेशियो का मतलब है एलिमेंट्स या एलिमेंट, और मेट्री का मतलब जो है वो है मेजर करना, कैलकुलेट करना, मेजर करना, कैलकुलेट करना। तो बहुत सारे मतलब इसके निकाले जा सकते हैं। डेफिनेशन समझ लो, फिनोमेना समझ लो कि व्हाट इज स्टोशियोमेट्री। मान लो कि हमारे पास, चलो ये बताओ कार्बन का सिंबल क्या है बेटा? कार्बन का सिंबल, बिल्कुल ठीक बोला, कार्बन का सिंबल है C, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2। जब ये दो चीज़ें आपस में मिलेंगी तो मिलने के बाद किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगी भाई? फॉर्मेशन करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड की। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे पास 500 ग्राम्स कार्बन मौजूद है। मेरे पास क्या मौजूद है? 500 ग्राम्स मेरे पास कार्बन मौजूद है और मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि 500 ग्राम्स कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। कैसे करूँ? एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ है, दूसरे सब्सटेंस का मास फाइंड करना है। कैसे फाइंड किया जाए? एक सब्सटेंस का मास अगर दिया हुआ हो, एक सब्सटेंस के मोल्स अगर दिए हुए हों, एक सब्सटेंस का वॉल्यूम अगर दिया हुआ हो, उसकी मदद से, एक सब्सटेंस की डिटेल्स दी हुई हैं, उसकी मदद से किसी भी दूसरे सब्सटेंस का या मास या नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज नोन एज स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ये बच्चे सोच रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? भाई ये इसके अंदर आप क्वांटिटी फाइंड करते हो बेटा। इसके अंदर क्या फाइंड करते हो? क्वांटिटी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। नई बातें हैं ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। 1 साल का गैप भी आया है। 9th में तो आप आगे वाली रॉ में बैठ के सब बताते थे कि सर ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है। यहाँ पे बताओ कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। जी, एरो से पहले वाली चीज़ हमारे पास कहलाती है रिएक्टेंट और एरो के बाद वाली चीज़ को नाम दिया जाता है प्रोडक्ट। एक चीज़ रिएक्टेंट है, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोडक्ट जो चीज़ मिलने के बाद बन जाती है उसे बोला जाता है बेटा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दो चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं। बीच में एरो है, एरो डायरेक्शन के बारे में बताता है कि ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 13, चैप्टर नंबर 1। टॉपिक इज स्टोशियोमेट्री, द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, द कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट्स, द मेजरमेंट्स ऑफ कंपाउंड। ये तमाम चीज़ें हमने करनी है यहाँ पे। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटी फाइंड करते हैं, मिकदार फाइंड करते हैं, टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अननोन सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ अमाउंट ऑफ नोन सब्सटेंस बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दिस फिनोमेना इज नोन एज स्टोशियोमेट्री। इस ब्रांच को, इस तरीक़ेकार को, इस मेथड को नाम दिया जाता है स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री अपने आप में ही एक चैप्टर है, अपने आप में ही एक पूरी दास्तान है, अपने आप में एक पूरा शोबा डिपार्टमेंट है। अब स्टोशियोमेट्री के अंदर किस का तरह की कैलकुलेशंस होती हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। इसके अंदर बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स,
टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन स्टोइशियोमेट्री। पहली बात, मास मास रिलेशनशिप। बेटा पहली चीज क्या है? मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप। दूसरा इसके अंदर होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तीसरी बात इसके अंदर होती है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये तीन बातें आमतौर पे हुआ करती हैं और यही तीन चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे तमाम डिस्कस करनी है और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करनी है। अब स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर ने लिख तो दिया लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा कि मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम या वॉल्यूम मास और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप बहुत आसान है, कोई मसले की बात नहीं है। अगर एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ हो, अगर एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ है आपको ग्राम्स के अंदर और दूसरे सब्सटेंस का भी आपको मास कैलकुलेट करना है, मतलब एक का ग्राम्स दिया हुआ है दूसरे का भी ग्राम्स आपने फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है? एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ है दूसरे का फाइंड करना है, इस रिलेशन को बोलते हैं मास मास रिलेशनशिप। इसको क्या बोलेंगे? मास मास रिलेशनशिप का नाम दिया जाएगा। एक का मास दिया हुआ है दूसरे का निकालना है, मास मास रिलेशनशिप। दूसरी बात, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ है, एक का मास मतलब ग्राम्स दिए हुए हैं, दूसरे का वॉल्यूम निकालना है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब निकालना है या ml निकालना है या डेसीमीटर क्यूब निकालना है या लीटर निकालना है, ये सारी चीज़ें, ये रिलेशन कहलाता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप के अंदर एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ होता है, दूसरे सब्सटेंस का मास आपने फाइंड आउट करना होता है, दिस इज नोन एज मास मास रिलेशनशिप। दूसरी बात क्या है? एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ है दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम निकालना है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है ये आपने बताना है। जी मैं सुन रहा हूँ, आप बताएं बताएं बताएं। शाबाश बेटा, थोड़ा सा लाउडली बोलो, आवाज़ नहीं आ रही मुझ तक। वॉल्यूम, मेरा सवाल दोबारा सुने, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है? जी बताइए, शाबाश। जी बेटा आपसे पूछ रहा हूँ, सही, एक का वॉल्यूम दिया हुआ है, सही, आगे। एक का वॉल्यूम दिया हुआ है दूसरे का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, दिस रिलेशन इज नोन एज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इतनी सी बात है और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी। और देख लें, ग्राम्स दिया हुआ है, ग्राम्स फाइंड करना है, मास मास, ग्राम्स दिया हुआ है, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तीन तरह के रिलेशन होते हैं किसके अंदर? स्टोइशियोमेट्री के अंदर। स्टोइशियोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट quantitative analysis. And what is quantitative analysis? To determine the amount, to determine the mass, to determine the number of moles, to determine the volume of a substance, of an unknown substance, by using the amount of known substance and by using, with the help of using balanced chemical equation. This phenomena, this method, this procedure is known as stoichiometry. Stoichiometry, 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 कुछ भी बोल लो लेकिन बोल लो, याद रखो, अच्छे से याद रखो, चीज़ समझ लो। पेपर में सवाल पूछा जाए, लिख दो, नंबर पूरे ले लो और अगले सवाल की तरफ बढ़ते चले जाओ। ये है तरीक़ाकार, ये है पढ़ने का स्टाइल। दिन में 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा भी पढ़ लिया तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और पढ़ते वक्त अपना मोबाइल साइड पर रखो, लैपटॉप साइड पर रखो, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। घर के इधर उधर के कामों को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जब पढ़ रहे हो तो सब चीज़ों को छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई करो। वरना होता यह है कि स्टार्ट पढ़ाई की होती है, उसमें 10 काम आ जाते हैं तो वो चीज़ वहीं वैसे की वैसे रह जाती है। स्टार्ट करते हैं मास मास रिलेशनशिप से और न्यूमेरिकल्स का आगाज़ कर देते हैं बाकायदा स्टोइशियोमेट्री के अंदर। और जो पहला मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाऊँगा, सोच तो मैं ये रहा हूँ कि बुक का न्यूमेरिकल करवाऊँ, लेकिन चूँकि अभी मैंने आप लोगों को एक सवाल यहाँ बोर्ड पे लिखा था तो उसी सवाल से मैं स्टार्ट ले लेता हूँ। देखो बेटा, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मेरे पास एक इक्वेशन है और वो ये है कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर दी।
आसान सवाल से लेके चलूँगा और मुश्किल की तरफ आपको लेके जाता रहूँगा, क्योंकि मैंने आपको हलवा चीज़ें नहीं, मैंने आपको वो तमाम चीज़ें सिखानी है जो बोर्ड के पेपर के अंदर आएंगी और इंशाल्लाह आप उसको कर लोगे सॉल्व। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं सवाल को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, किसी किस्म के झमेलों में नहीं पड़ना। अच्छा सा रजिस्टर बनाओ, जो करवाता जा रहा हूँ उसको लिखते चले जाओ, सारी बात तुम्हें क्लियर होती चली जाएगी। बोर्ड का पेपर आएगा इंशाल्लाह तुम पूरा अटैम्प्ट करके आओगे, फिर दुआएं दोगे कि सर ने बहुत बेहतरीन पढ़ाया। और ऐसा ही हमेशा इंशाल्लाह हर साल होता है, तो इस साल भी ऐसा ही होगा। मास दिया हुआ है 500 ग्राम्स। ये मास है, आपको कैसे पता चला मास है? सर यूनिट से पता चल जाता है कि क्या चीज़ दी हुई है। और आपने CO2 को बताना है कि कितना मास इसका प्रोड्यूस होगा। वी हैव 500 grams ऑफ कार्बन एंड कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग दिस केमिकल इक्वेशन। इतनी सी बात है। डेटा बनाए इसका। हाँ भाई डेटा बना ले बेटा। डेटा बनाने के लिए तो मैं रेड मार्कर का इस्तेमाल करता हूँ। और देखो भाई डेटा बनाओ मेरा बेटा। मास कितना दिया हुआ है? मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 500 ग्राम्स। दूसरी बात होगी यहां पे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या है भाई? सर रिक्वायर्ड है मास ऑफ CO2। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मास मास रिलेशनशिप कर रहे हैं। जी सर मास मास रिलेशनशिप हो रहा है। कैसे करेंगे? नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दो। हेडिंग किस चीज़ की डाली? सॉल्यूशन। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन टू फाइंड मास ऑफ। भाई कार्बन का रिलेशन बना दो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, छोड़ दो बाकी चीज़ों को बीच में, जो भी चीज़ें छोड़ो, हमें डायरेक्ट इसका और इसका काम है। कार्बन दिया हुआ, कार्बन की मदद से CO2 निकालना है, छोड़ो बीच में लवाजमातों को। कार्बन का रिलेशन बना दिया CO2 के साथ। CO2 यहाँ लिखा हुआ है। ये बताओ कार्बन के एक एटम का मास कितना है? कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 ग्राम्स। लिखो। पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन बनाना सीख ली, कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो सके, बस पहली लाइन सही लिखनी है। 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस। 12 ग्राम अगर कार्बन हो तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है? ये बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 12 ग्राम्स, 12 ग्राम अगर कार्बन हो तो वो 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है। 12 ग्राम्स कार्बन प्रोड्यूसेस 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 12 ग्राम प्रोड्यूस कर सकता है 44 ग्राम्स। यूनिट की वैल्यू निकालो, यूनिट की वैल्यू, 1 ग्राम की वैल्यू। ये 12 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है 44 ग्राम्स। 1 ग्राम कितना करेगा? 1 ग्राम करने के लिए, अच्छा 12 को किस नंबर से डिवाइड करवाऊं कि आंसर आए 1? 12 को किस नंबर से डिवाइड करवाऊं कि आंसर आए 1? 12 को 12 से डिवाइड करवाया तो आंसर आया 1 ग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस। 44 डिवाइडेड बाय 12, 44 डिवाइडेड बाय 12। 12 को 12 से, अगर यहाँ 15 लिखा होता 15 को 15 से डिवाइड करवाता, अगर यहाँ 20 लिखा होता 20 को 20 से डिवाइड करवाता। ये है तरीक़ाकार। 12 को 12 से। अब मैथमेटिक्स का रूल है, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन का रूल ये है कि जो चीज़ लेफ़्ट पे करो राइट पे भी करनी है। 1 ग्राम, 1 ग्राम प्रोड्यूस करता है 12, 44 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको डिवाइड नहीं करना, कैलकुलेटर एक ही बार यूज़ करना। हमें 1 ग्राम की वैल्यू पता चल गई कि ये है। हमें सवाल में दिया हुआ है 500 ग्राम्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस। जब यहाँ पे 1 को 500 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे 44 बाय 12 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 500 ग्राम्स ऑफ कार्बन। अब आप उठाओ कैलकुलेटर और कैलकुलेटर पे आप वैल्यूज़ लिख दो और आंसर लिख दो। यहाँ पे 44 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 12, तो भाई 1833.33 ग्राम्स ऑफ CO2। ये आंसर है हमारा। 1833.33 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये है बेटा इसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार। इस तरीके से हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ये अपने पास आप लोग नोट करो। कोई चीज़ नहीं समझ आए तो डेफिनेटली आप लोगों ने ग्रुप पे पूछनी है कि सर ये बता दें ये किस तरीके से होगा।
कैसे किया जाएगा तो वो हम आपको चीज़ें समझाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को बोल दें कि हाँ भाई अभी नहीं समझा रहे, बाद में समझाएंगे। समझाएंगे आते आते उसको अगली क्लास के अंदर, फ़ौरन से अगली क्लास में उस चीज़ को पहले डिस्कस करेंगे। भाई अब अगली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगली चीज़ क्या है। सवाल आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, एक आध मरतबा हाथ और सेट कर लो, बुक के सवालों की तरफ आते हैं। फिर हाथ सेट करो, पहले इस सवाल पे हाथ सेट करो, शाबाश। हाथ सेट नहीं होगा मज़ा नहीं आएगा सॉल्व करने में। अगला सवाल दे दूँ, एक आध सवाल खुद साख्ता सवाल दे देते हैं, उसके बाद आप कर लो यार उसको। क्या मसला है, क्या मसला है भाई? सवाल को थोड़ा मुश्किल बनाने की कोशिश की गई है, कोई टेंशन की बात नहीं है। टू 220 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है, मास फाइंड करना है बस। कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं लिखा जाएगा, किसी किस्म का टाइम वेस्ट नहीं करना आपका। मास 220 ग्राम दिया हुआ है, वाटर मास फाइंड करना है। क्या करना है? वाटर का मास फाइंड करना है। कैसे करें, किस तरीके से किया जाएगा, ये अभी सीखना है। मास ऑफ H2 220 ग्राम्स दिया हुआ है, सवाल में लिखा है मास ऑफ H2O फाइंड करना है, सवाल में लिखा हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगली हेडिंग सॉल्यूशन की पहले से डली हुई है, पूरे सवाल की हेडिंग सब डली हुई है ऊपर, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल एक काम करना है भाई, रिलेशन बनाना है। किस किस का रिलेशन ही तो जोड़ना है, किन दो चीज़ों का। अच्छा भाई सवाल आपने लिख लिया H2 + O2 2H2O 2H2 + 2H2O, ऐसे करके हमारे पास ये लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये जो वर्डिंग यूज़ की थी वो आज ही के दिन के लिए की थी, इसी वक्त के लिए की थी कि ताकि हम इसको अप्लाई कर सकें। यहाँ पे 5 लिखा होता तो भाई मैं भी 5 ही लिखता, मैं ऐसा नहीं कि 5 को उड़ा देता। लिखा हुआ है तो लिखना है, नहीं लिखा हुआ होगा नहीं लिखना है। कोई आपसे बोले कि 2 क्यों लगा दिया, बोलना भाई लगाना है। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन बैलेंस करना। मैंने चाय बनाने के लिए 2 कप रखे, बन के 30-40 कप निकला है, पॉसिबल है? नहीं, जितना बनाने के लिए रखोगे उतना ही निकलेगा। 2 लगा हुआ है कोफिशिएंट में, लगाना है। नहीं लगा हुआ होता नहीं लगाते, 5 लगा होता 5 लगाते, 10 होता 10 लगाते, कुछ नहीं लगा होता कुछ भी ना लगाते। यहाँ पे 5 लिखा होता 5 लगाते, 6 लिखा होता 6 लगाते। हमें तो इस रूल को फॉलो करना है, अपनी तरफ से थोड़ी करना है काम। हाइड्रोजन के एक एटम का मास क्या चल रहा है बेटा? 1। कितने एटम है हाइड्रोजन के? थोड़ा इधर लिख रहा हूँ वरना ये बोर्ड ख़त्म होकर वहाँ निकल जाएगा, ये बता रहा हूँ मैं आपको। 2 वैसे का वैसे लिखा है, H2 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। 2 हाइड्रोजन का कितना होगा भाई? एक हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन का कितना होगा? कोई बहुत रॉकेट साइंस सवाल पूछ लिया मैंने। 2 ग्राम्स होगा ऑफ H2 भाई प्रोड्यूसेस। 2 तो वैसे का वैसा लिखा हुआ है ना, H2 ये है 2 ग्राम्स प्रोड्यूसेस। बेटा वाटर का कितना होता है मोलर मास? वाटर का मोलर मास कैसे निकालें? यहाँ कर ले भाई, यहाँ कर लेते हैं ना, तो मसला थोड़ी है। 1 × 2 + 1 × 16, तो भाई 2 और 16 18 हो गया। ऐसे 18 ग्राम्स ऑफ H2O, ये वाली बात हमने लिख दी यहाँ पे भाई। अगर हमारे पास, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको कर लेते हैं ना, 2 × 4 ग्राम्स ऑफ H2 प्रोड्यूसेस 18 2 से कितना 36 ग्राम्स ऑफ H2O। भाई अगर 4 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन गैस हो तो वो 36 ग्राम्स वाटर के प्रोड्यूस करवा सकती है। 1 ग्राम का बताओ कितना होगा? 1 ग्राम का 4 को किस नंबर से डिवाइड करवाऊं कि आंसर 1 आए? सर 4 को अगर आप बराए मेहरबानी 4 को 4 से कर दें तो 1 आंसर आ जाएगा, एक परेशानी दूर हो जाएगी, मसला सॉल्व हो जाएगा, मुश्किल आसान हो जाएगी, चीज़ समझ आ जाएगी, चीज़ क्लियर हो जाएगी। 1 ग्राम की वैल्यू हमें ये पता चल गई 36/4 ग्राम्स ऑफ H2O। इसके बाद हमें सवाल में दिया हुआ है 220 ग्राम। 220 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 220 आएगा ऑफ H2 प्रोड्यूसेस। तो रूल यही है कि जिससे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसी से आपने वहाँ भी मल्टीप्लाई किया, 220/4। तो भाई इसको कर लो कैलकुलेटर को भी,
इस्तेमाल कर लो। 36 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइडेड बाय 4, 1980। लेकिन मैं इसको कैलकुलेटर पे, मोबाइल के कैलकुलेटर पे करूँगा। चलो भाई इधर करो। 36 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइडेड बाय 4, 1980 आ रहा है भाई, ग्राम्स ऑफ H2O। 1980 ग्राम्स ऑफ H2O, ये हमारा सॉल्व करने के बाद का ये आंसर है। तो देख लें बेटा, इस तरह से स्टेशोमेट्री का ये हमने स्टार्ट लिया है। दिस इज़ नोन एज मास मास रिलेशनशिप। एक का मास दिया हुआ, दूसरे का मास निकालना है। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।